सो हेलो एंड वेलकम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का भौतिकी का अध्याय 1 का अगला टॉपिक। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में जो है हमने आवेशों के वितरण तक के बारे में जो है हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बहुत लोगों के, चाहे आप क्लास 12th वाले हो, 11th वाले हो, 9th वाले हो, चाहे 10th वाले हो, हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम वाले हो, उन सब का एक क्वेरीज आ रहा था कि जो मेरे वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल नहीं रही। ठीक है, सो अब कुछ लोगों को मिल भी रहे हैं और कुछ लोगों को मिल भी नहीं रही हैं। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो भी वीडियोस जो बन रहे हैं वो आपके हर एक फ्रेंड्स तक, हमारे सीजी बोर्ड के चाहे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चों तक पहुंच सके, उतना उनके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंचे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम में जो है जाना होगा। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन होता है उसी तरीके से टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना होगा ओपी पटेल करके। ठीक है, आप जब वहां पर सर्च करोगे, यहाँ पर ओपी पटेल, वहां पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा टेलीग्राम में, आप वहां पर सर्च करोगे तो आपको ऐसा फोटो दिखाएगा और एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उसमें जाकर आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब से पहले आपको वहां पर मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, प्लस आपको जो भी नोट्स जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूं ऑलमोस्ट हर वीडियोस के बाद मैं पीडीएफ जो है सबको शेयर कर देता हूं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको वहां पर उसके पीडीएफ भी जो है आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो नाम याद रखना, ओपी पटेल करके सर्च करना, यहाँ पर ये मेरा फोटो है, आपको इसी लिंक पे जाकर ज्वाइन करना है, तब आपको जो है ये वीडियोस जो है आपको मिलेंगी, साथ ही साथ लिंक भी मिलेंगी, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और मैं भी एक चीज खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ दिनों से मेरे वीडियोस पे जो व्यूज है वो कम आ रहे थे, क्योंकि नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। ठीक है, तो आप इस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सब चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दो विपरीत समान आवेशों का एक ऐसा तंत्र जो कि एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए, माइनस आवेश होना चाहिए, और दोनों आवेशों के बीच में क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो तंत्र बनता है जहां पर दो समान और विपरीत आवेश होते हैं, उसको, उस तंत्र को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब हमने उस विद्युत द्विध्रुव कितना स्ट्रांग होता है कितना वीक होता है उसके लिए हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है पढ़ा था। अब हमको ये पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। तो उससे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं कि क्या एक विद्युत द्विध्रुव जो है क्या वो विद्युत क्षेत्र बना सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस एक अगर यहाँ पर 1 कूलम का है, +1 कूलम, और यहाँ पर -1 कूलम है, तो दोनों का योग कितना होगा, शून्य होगा। और हमको पता है कि जब आवेश शून्य हो जाता है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं बन सकता। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र बना सकता है, तो उत्तर है हाँ, विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र बना सकता है। अगर आपसे वाइवा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फिजिक्स में या भौतिकी में ऐसा कोई तंत्र संभव है, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब स्थिर वैद्युतिकी में, क्या ऐसा तंत्र संभव है जिसका कुल आवेश कितना हो, 0 हो, तब भी वो विद्युत क्षेत्र बनाए, तो आपका उत्तर होगा कॉन्फिडेंटली हाँ, ऐसा तंत्र हो सकता है कि जिस पर कुल आवेश शून्य हो फिर भी वो विद्युत क्षेत्र बना सकता है। और उदाहरण क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दो आवेश होने चाहिए और दोनों के बीच में दूरी होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र कैसे बना सकते हैं। तो देखो ये प्लस है, प्लस से विद्युत क्षेत्र लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है, तो इस तरीके से यहां से सारे विद्युत रेखाएं जो है क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। ऋणात्मक का आपको पता है कि सारे विद्युत रेखाएं आकर क्या होती है, खत्म होती है। तो ये देखो ये वाला अपना विद्युत क्षेत्र इधर बना रहा है, ये वाला अपना विद्युत क्षेत्र इधर बना रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को खत्म नहीं करेंगे, चूंकि इनके बीच में दूरी है। तो इसी दूरी के वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये सिस्टम जो है बना सकता है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुल आवेश शून्य होने के बावजूद वो विद्युत क्षेत्र क्यों बनाता है। आंसर है दोनों आवेशों के बीच में, विपरीत आवेशों के बीच में दूरी होती है और यही दूरी उनको विद्युत क्षेत्र बनाने में मदद करती है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीन चीजों पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहली है अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको अक्ष दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में आपको अच्छे से क्लियरली नहीं दिया होगा। मैं आपको यहाँ पर साथ में जो यहाँ पर साइड में आपके लिए पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे। तो टॉपिक क्या डालोगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें पहला लिखोगे अक्षीय स्थिति। क्या लिखोगे, अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसका डेरिवेशन जो है आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है अभी, अक्षीय स्थिति के बारे में देखनी है। तो अक्षीय स्थिति हम लोग किसको बोलते हैं, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर जो है इससे कुछ दूरी पर जो है माइनस क्यू है, और ये उसका केंद्र है O, और आपको पता है कि अगर इसका नाम A है और इसका नाम B है, A पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और B पर माइनस क्यू रखा हुआ है, तो O से लेके L तक का, O से लेके A तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल l होता है, और O से लेके B तक का डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होती है वो भी L होती है, और दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी कितनी होती है, 2L। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, अब देखो ये जो विद्युत द्विध्रुव है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना सकता है, तो वह बिंदु जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वह बिंदु इसी विद्युत द्विध्रुव के आगे अक्षीय स्थिति में बढ़ाने पर अगर मिलता है तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति। मतलब P वह बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देखो वो क्या है, उस द्विध्रुव आघूर्ण के या उस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के आगे बढ़ाने से ही मिल रहा है कि नहीं। तो जब कोई बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव आघूर्ण के या विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही अगर स्थित होता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति जो है बोलते हैं। और मान लो कि अक्षीय यहां से जो ये P बिंदु है वो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जो है R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यहां से लेके O से लेके P तक की दूरी कितनी है, R है। अब यहां पर देखो इस P बिंदु पर जो है दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र जो है लगेगा। दो आवेशों के कारण कैसे लगेगा, सबसे पहला प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बनाए, प्लस तो अपना विद्युत क्षेत्र अलग बनाएगा, उस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा। दूसरा विद्युत क्षेत्र किसके कारण से लगेगा, तो आंसर है दूसरा विद्युत क्षेत्र इस माइनस के कारण से लगेगा। तो दोनों के कारण जो है इस P वाले बिंदु पर जो है दोनों के वजह से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और दूसरी बार जो है माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जो है हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो देखो सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी को भी किसी प्लस को इधर भी रख सकते हो, प्लस को मतलब A पर जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो और B पर जरूरी नहीं है कि माइनस ही हो, आप उल्टा भी कर सकते हो। चलो हम लोग उसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उल्टा करेंगे देखो, तो अगर हम लोग इसको माइनस बनाना है, इसको मैं कर देता हूं माइनस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको माइनस कर देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माइनस प्लस जो है कर सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक आवेश वाला वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसकी गणना करेंगे, फिर ऋणात्मक वाला कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसकी गणना करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने से कुल हमको तीव्रता मिल जाएगी। तो देखो मैं यहाँ आप पहले क्या लिखोगे, शुरुआत में माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है और A पर धनावेश रखा हुआ है और A पर ऋणावेश रखा हुआ है और B प्लस धनावेश रखा हुआ है। उस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप ऐसा लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस के कारण। तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो E प्लस क्यू, इससे समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को कि आप प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना चाहते हो। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2। अब यहाँ पर तो दोनों Q है, देखो अगर आप चाहो तो Q1 और Q2 भी ले सकते हो, तो हम लोग इसको Q1 Q2 नहीं करते, Q
इंटू क्यू, इसको 1 और 2 को काट देते हैं और दोनों की बीच की सॉरी ये तो बल का फॉर्मूला था, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी। तो आवेश यहाँ पर हम लोग किसके कारण से निकाल रहे हैं, प्लस के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस वाला आवेश आएगा और दूरी, दूरी कितनी है देखो प्लस बी पर रखा हुआ और पी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बीपी का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा दूरी का स्क्वायर, तो हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जो बीपी है इस बीपी की दूरी हमको कैसे ज्ञात मिल होगी, तो देखो यहां से लेके ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है 10, उसमें से अगर इस एल को हम लोग घटा दें, ये आर है, आर में से अगर इस छोटे से दूरी एल को घटा देंगे तो हमको बी से लेके पी तक की दूरी नहीं मिल जाएगी। जैसे कि मान लो आर का जो मान है वो 10 है और एल का मान 2 है, तो 10 में से 2 को घटा देंगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो उत्तर है मिल जाएगी। तो हम लोग बीपी का मान क्या रखेंगे, आर में से एल को हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। उसी तरीके से आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण, मतलब माइनस वाले आवेश के कारण, फिर से फॉर्मूला हमारा सेम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर मत समझ लेना ना, आर की जगह क्या आएगा ए से लेके पी तक की दूरी, तो मैं इसको आर लिखूंगा तो आप ये वाला समझ जाओगे, मैं इसको लिख देता हूं एपी का स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, एपी का स्क्वायर। अब ये माइनस के कारण है तो आप बोलोगे कि सर आपने माइनस चिन्ह क्यों नहीं लगाया, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे चाहे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको परिणाम से मतलब होता है, आप चाहो तो माइनस लगा भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अल्टीमेटली हमको दोनों को माइनस ही करना है, क्यों माइनस करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो इसका मान क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप चाहो तो माइनस लिख सकते हो माइनस क्यू, और ए से लेके पी तक की दूरी अब क्या होगी, देखो ए से लेके पी तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो वापिस से अगर आर का मान 10 है और ओ से लेके इसका मान 2 है, तो ये ओ से लेके पी तक की दूरी में अगर ओ से लेके ए तक की इतनी दूरी को आप जोड़ दोगे तो आपको एपी मिलेगा कि नहीं, तो एपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आर प्लस एल, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसे लग रहा होगा, तो आपको पता है कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है, तो यहां से विद्युत क्षेत्र जो बाहर निकल रहा होगा वो इस दिशा में होगा, ये विद्युत क्षेत्र है E प्लस के कारण, और आपको पता है कि माइनस पर सारे आवेशें आकर क्या होती खत्म होती हैं, तो कहीं दूर से एक आवेश आ रहा होगा इस तरीके से और वो क्या होगा E माइनस होगा और ये माइनस की तरफ जाकर इस तरीके से खत्म हो रहा होगा, मतलब P पर अलग अलग दिशाओं में जो है विद्युत क्षेत्र जो है काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुल आवेश निकालना है तो इधर जाने वाली चीज में से इधर जाने वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब देखो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर कहाँ है नीचे है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके आर स्क्वायर के, तो आर जितना कम होगा ई उतना स्ट्रांग होगा। तो देखो प्लस के कारण जो आवेश होगा या प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इनकी दूरी कम होने के कारण E प्लस जो है ज्यादा बड़ा होगा और A से लेकर P तक की दूरी ज्यादा होने के कारण माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कुल अगर आपको निकालना है दो सदिशों का तो कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि दोनों को घटा दो, तो अभी हम लोग अगर कुल निकालना चाहते हैं ई मतलब कुल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा है बड़ा कौन सा है धनात्मक वाले में से ऋणात्मक वाले को जो है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा था कि आप माइनस लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते। अगर आप यहाँ पर माइनस लगाओगे तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो आप इन दोनों को घटाओगे, अल्टीमेटली ई प्लस में से ई माइनस घटना चाहिए, बस यही है और कोई नया चीज नहीं है। अगर आप यहाँ पर माइनस पहले से ही लगा दोगे तो उसकी दिशा पहले से ही तय हो गई कि इधर माइनस जा रही है, उस समय आपको जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर सिर्फ उसके परिणाम को लिख रहे हो परिमाण को लिख रहे हो तो माइनस नहीं लिख रहे हो तो आपको फिर यहाँ घटाना पड़ेगा, तो अभी हमने माइनस यूज किया है तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। आप चाहो तो कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। अब देखो
प्लस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई प्लस कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर आर माइनस एल आया था, आर माइनस एल का स्क्वायर आया था, तो ये हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर। फिर प्लस ई ड्यू टू माइनस, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बटे में आर प्लस एल की घात में 2 आई थी। आया था कि नहीं, यही तो आया था हमारे पास। चलो अब देखो क्या क्या चीज दोनों से कॉमन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, दोनों से कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से हमने बाहर निकाल दिया। हम चाहे तो क्यू को भी बाहर निकाल सकते हैं, क्यू भी बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन में आर माइनस एल की घात में 2, और ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे माइनस, और क्यू तो बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में आर प्लस एल की घात में 2। ये दो चीजें हमारे पास बचेंगी। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से, ये जो हमारे पास q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब अगर इसको हल करना है तो दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा r माइनस एल की एल और r प्लस एल, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो दोनों का लघुत्तम दोनों का गुणा हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा होगा तो देखो r प्लस एल का होल स्क्वायर जो है यहाँ आ जाएगा, और बीच में माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो a प्लस बी की घात में 2 और यहाँ a माइनस बी की घात में 2, ये l है ना, वन मत समझ जाना। तो देखो यहाँ पर जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, यहाँ आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आएगा कि नहीं आपके पास, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट। अब नीचे वाले को ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में ही होल स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे की घात में 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, इस घात से डरने की जरूरत नहीं, घात दोनों में, इसीलिए यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। अब जब आप इस कोष्ठक को खोलोगे तो आपको पता है कि ऋण चिन्ह जब भी कोष्ठक से बाहर निकलता है, कोष्ठक के अंदर जाता है, वो सबके चिन्हों को क्या करता है बदल देता है। तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r_l, अब यहाँ पर देखो माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2r_l। अब नीचे वाले को हम लोग हर को वैसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात में 2। अब देखो कुछ कट रहा होगा तो काट सकते हो, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट गया, 2r_l प्लस 2r_l जुड़कर कितने हो जाएंगे 4r_l, तो ये हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जुड़कर हो जाएंगे 4r_l, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात में 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो 4r_l है, क्या मैं इसको तोड़कर ऐसा नहीं लिख सकता, इस 4 के जगह 2 गुणी 2 करके लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखो ये 2 और ये q और ये l, इन तीनों से आपका पुराना रिश्ता है कि नहीं 2ql, याद करो इसको क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये q ये 2 और ये l मिलकर क्या बन जाएंगे p बन जाएंगे, और 2 का 2 और क्या बचा हमारे पास r का r। अब ये कहां से आया, तो हमको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है कितना कमजोर है उसको बताने के लिए एक राशि होती है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, चूंकि P बराबर कितना होता है 2ql, तो यहाँ से हमने 2q और l को रिप्लेस कर दिया इससे। तो ये है हमारा कुल विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग एक विशेष स्थिति ये ले लेते हैं, देखो कि मान लो कि ये जो विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर पिकोमीटर में होती है, और मान लो इस एल की तुलना में ये जो आर है ये बहुत ज्यादा दूर है, मतलब एल बहुत छोटा है दूरी है और आर जो है बहुत बड़ा दूरी है। तो आपको पता होगा कि जो बहुत छोटी चीज होती है उसको हम लोग फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको छोड़ सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ भी जो है करेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, वो जो हमारे पास एल है एक विशेष स्थिति लेकर हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। नहीं तो हमारा फॉर्मूला तो आ ही चुका है, कहाँ आया है, अभी आया क्या नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 πr और बटे में क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था कि नहीं। ठीक है, सो वहीं तक हम लोग उसके बाद आगे देखते हैं और विशेष स्थिति लेकर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चाहो तो आप अपना डेरिवेशन यहीं तक भी खत्म कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, और अगर आप चाहो तो एक विशेष स्थिति लेकर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख देना विशेष स्थिति। ठीक है, और जनरली यही हमारे लिए काम आता है, क्योंकि जो डायपोल जो होते हैं मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं बहुत कम दूरी वाले होते हैं, तो अक्सर एल जो होता है बहुत छोटा होता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो विशेष स्थिति क्या है हमारे पास, जो विशेष स्थिति है हमारी विशेष स्थिति क्या है कि अगर एल जो है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा है किससे, आर से। ठीक है, तो एल अगर बहुत ज्यादा छोटा छोटा है, तो कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि छोटी चीजों को अगर वो जोड़ और घटाव में है तो उसको आप उसकी उपेक्षा कर सकते हो, लेकिन अगर यही छोटी चीजें गुणा या भाग में होगी तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आर और एल में क्या है, घटाव है, तो हम लोग उस समय इस एल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो आप लिख देना, चूंकि एल बहुत ज्यादा छोटा है इसीलिए उसकी उपेक्षा करने पर तो हमको क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल स्क्वायर तो चले गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी। सो 2 पाई आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, ऊपर का एक आर इस 4 आर के साथ कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 आर बचेगा कि नहीं। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर में 3। और अगर आप डिजाइन चेंज करके अच्छे से लिखना चाहोगे तो E यहाँ पर एक्सियल लिखा होता है, अंग्रेजी में अक्षीय स्थिति को बोलते हैं एक्सियल, तो E A भी लिख सकते हो या E एक्सियल भी लिख सकते हो। ये न्यूमेरिकल में अभी काम आएगा, आपके JEE नीट वाले सारे जो होते हैं ना उस सब में आपके काम आएगा। तो वो कितना हो जाएगा, देखो 2p अपॉन में r की पावर में 3। तो ये होता है अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अक्षीय स्थिति। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे निरक्षीय स्थिति, या जिसको हम लोग बोलते हैं लंबवत स्थिति, भी उसको हम लोग कई बार बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि लंबवत स्थिति होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके कारण से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये है अक्षीय स्थिति। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति, उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे सामान्य स्थिति। तो दूसरा है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के निकालने में, वो है निरक्षीय स्थिति। आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हो, आपके पास प्रबोध हो, नवबोध हो, युगबोध हो, कुछ भी हो, आपको भी उसमें दिया होगा। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु है A, और A पर जो आवेश रखा हुआ है वो है -q, और उससे कुछ दूरी पर ये O है, और O से लेके A तक की दूरी L, और O से लेके B तक की दूरी L, यहाँ पर रखा हुआ है +q। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जब कोई बिंदु आप लिखोगे, निरक्षीय स्थिति को पहले डिफाइन कर दोगे उसके बाद लिखोगे। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करोगे। जब कोई बिंदु जहां पर हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जब वो दोनों आवेशों के मध्य से लंबवत दूरी पर हो, वो दोनों आवेशों के मध्य के लंबवत दूरी, देखो दोनों आवेश कहाँ है, देखो भैया
ये दोनों आवेश का मध्य है, और जब वो बिंदु क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच में होगा और लंबवत दूरी पर होगा। तो लंबवत दूरी मतलब ये बना कि नहीं, देखो दोनों के मध्य से लंबवत दूरी पर हो, और हमारा बिंदु अभी कहाँ पर है, मान लो हमारा बिंदु है यहाँ पर। तो जब कोई बिंदु P जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वो वैद्युत ध्रुवों के बीच में से लंबवत दूरी पर स्थित हो, और ये लंबवत दूरी कितना होगा, r। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। अब हमको इस निरक्षीय स्थिति पे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। तो देखो अब यहाँ पर ये माइनस वाला भी अपना विद्युत क्षेत्र यहाँ बनाएगा, ये प्लस वाला भी अपना विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर बनाएगा। तो प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर जाती हैं, तो इस तरीके से ये बल रेखाएं इधर जाएंगी। माइनस पर बल रेखाएं क्या होती हैं, माइनस की तरफ आती हैं, तो ये जो होगा ये हमारा इधर जाता हुआ जो होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा किसके कारण से, प्लस के कारण से, और इधर जाता वाला जो होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ड्यू टू मतलब इसके कारण माइनस क्यू के कारण। तो ये जो जाने वाला है E प्लस क्यू क्या है, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखा है, और इधर आने वाला क्या है, ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखा है। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, हम लोग जैसे अक्षीय स्थिति में किए थे, एक बार प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, एक बार माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक बार माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो आप पहले वही कथन लिखोगे कि ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर माइनस क्यू रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, ओ से जो है r पर लंबवत दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कथन नहीं लिख रहा हूँ। तो धनावेश के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में दूरी। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर r या दूरी जो होती है कहां से कहां तक होती है, जहां पर आवेश रखा है और जहां पर बिंदु है, मतलब B से लेके P तक की दूरी। तो हमको हमेशा याद रखना है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो चाहे हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो, दूरी जो होती है वो हमेशा कहां से कहां तक की होती है, जहां पर आवेश रखा हुआ है और जिस बिंदु पर आप गणना कर रहे हो वहीं पर जो है क्या होता है, उसकी दूरी जो है ली जाती है। तो देखो अभी अगर आपको बीपी चाहिए तो बीपी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो बीपी कैसे निकलेगा, देखो तो देखो त्रिभुज, मैं एक त्रिभुज बता रहा हूं, त्रिभुज है बी, ये त्रिभुज पी ओ बी में, त्रिभुज पीओबी में यहां पर देखो ये लंबवत है, मतलब ये कितना अंश बना रहा होगा, 90 अंश। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, अब इसको अच्छे से लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है भाई, कर्ण की घात में 2, तो यहाँ पर कर्ण कौन है, बीपी। तो कर्ण जो है बीपी की घात में 2 बराबर लंब की घात में 2, तो लंब क्या है, ओपी है, तो ओपी की घात में 2 प्लस आधार क्या है, ओबी, तो ओबी की घात में 2। तो बीपी तो हमको चाहिए, ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, एल, तो एल की घात में 2, ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास बीपी स्क्वायर की। तो आप बीपी स्क्वायर यहीं तक भी कर सकते हो, या अगर आप यहां से अगर मान लो बीपी का मान भी निकालना चाहते हो तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब देखो, अच्छा उसी तरीके से देखो जो त्रिभुज हमने अभी लिया पीओबी, उसी तरीके से पीओए भी क्या है, उसी के समान है कि नहीं। तो जो बी से लेके P तक की दूरी है, यही दूरी क्या होगी, A से लेके P तक की होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों समान है, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज से अगर B से लेके P तक की जो दूरी है वही दूरी A से लेके P तक की होगी। अब हम लोग इस फॉर्मूले में इस BP के जगह क्या रख देंगे, देखो उसी को हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और BP स्क्वायर है तो स्क्वायर का मान तो ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं माइनस के कारण कितना होगा।
सो माइनस के कारण के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर E और माइनस Q, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप चाहो तो माइनस यहाँ लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो माइनस के कारण लगाना चाहते हो तो लगा दो। और दूरी क्या होगी, ए पर माइनस है और पी पर बिंदु, तो ए से लेके पी तक की दूरी। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए से लेके पी तक की जो दूरी है वो बीपी के बराबर है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे में एपी के जगह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है। तो अगर एपी की वैल्यू ये है तो स्क्वायर करोगे तो ये तो स्क्वायर रूट हटेगा कि नहीं। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब एक चीज देखो आप, दोनों जो आवेश हैं उसका परिमाण भी बराबर है, दोनों आवेशों का जिस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं वो दूरी भी बराबर है। मतलब ये है कि जो दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, ये एक्चुअल में आपस में बराबर हैं, बस इनमें एक में प्लस लग गया एक में माइनस लग गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो आप लिख सकते हो चूंकि दूरी और आवेश के परिमाण बराबर है इसीलिए E प्लस का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब उसका परिमाण, ये बराबर होगा किसके परिणाम के E ड्यू टू माइनस के, दोनों बराबर होंगे तो दोनों का नाम अब हम लोग क्या लिख लेंगे E लिख लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश के कारण निरक्षीय स्थिति में बराबर होते हैं, इसीलिए उनका परिमाण भी क्या होगा बराबर होगा। अब हमको तो परिणाम कुल चाहिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, हमको तो एक एक के कारण नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए ई नेट कुल। तो ई नेट कैसे होगा देखो, तो अब यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं का समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट जो है आपको यूज करना होगा। वहां पर आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से कि जब एक बिंदु से दो आवेशें निकलती हैं, आवेश बोलता हूं सॉरी, दो सदिश राशियां निकलती हैं किसी एक बिंदु से, ये मान लो एक सदिश राशि है और ये मान लो दूसरा सदिश राशि है, तो जब एक बिंदु से दो सदिश राशि निकलती हैं और उनका हमको रिजल्टेंट चाहिए होता है, मतलब परिणामी चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वही उनका क्या होता है परिणामी होता है। तो अगर ये P है और अगर ये Q है तो रिजल्टेंट याद करो, आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था R इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos थीटा, था कि नहीं रिजल्टेंट निकालने का। तो यही चीज का हम लोग अभी यूज करेंगे। सो पी स्क्वायर मतलब p और q तो आप यहां पर बराबर हैं, p के जगह आप पॉजिटिव वाले को लोगे मतलब e प्लस को मानोगे p और e माइनस को मानोगे q, लेकिन दोनों तो यहां बराबर हैं तो p के जगह भी e आएगा और q के जगह भी e आएगा। बस हमको क्या चाहिए यहाँ पर थीटा कितना होगा ये हमको चाहिए। सो अब एक चीज देखो, थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहां देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा होगा। क्यों होगा, आंतरिक कोण से एकांतर कोण से, ठीक है एकांतर आंतरिक कोण से। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एक अंतः एकांतर कोण बोलते हैं शायद। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो इसका समरूप तो ये वाला ट्राइंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो ये अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये क्या हो जाएगा ये भी थीटा हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा जो है होगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, हमको क्या चाहिए रिजल्टेंट चाहिए परिणामी चाहिए। तो अब चाहे तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो थीटा वाला तरीका, या अगर आप थीटा वाला तरीका यूज नहीं करना चाहते हो, अगर आपको थीटा में प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए एक और तरीका बता दे रहा हूं। देखो इसका परिणामी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो ये बिंदु P था और एक जो है E माइनस इधर था। अब E माइनस क्या लिखना, उसका परिणाम तो बराबर है, और दूसरा था E इधर था। अब आपने कक्षा 11वीं में यह भी पढ़ा होगा कि जब कोई सदिश कुछ एंगल बनाता है तो यहाँ ऊपर वाला कितना बना रहा है थीटा, नीचे वाला भी कितना बना रहा है थीटा, तो उसके दो घटक जो है आप बना सकते हो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दो घटक कहां कहां बनेंगे, तो एक घटक जो है इधर बनेगा इसके कारण, मतलब E cos थीटा ऊपर वाले को अभी घटक बना रहे हैं, और इसके लंबवत एक और घटक बनेगा जिसका नाम क्या होगा E sin थीटा, ये आपने पढ़ा है।
उसी तरीके से ये भी थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका भी एक घटक इधर आएगा और वो घटक कौन सा होगा, ई कॉस थीटा होगा। और इसका एक घटक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और वो घटक कौन सा होगा, ई साइन थीटा। तो मैंने जो ऊपर वाला करणी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से बताया था, उससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। तो इससे एक चीज आसान क्या हो जाएगी, देखो ई साइन थीटा ऊपर है और ई साइन थीटा नीचे है, तो आप लिखोगे कि ई साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसीलिए इस ई साइन थीटा के परिमाण को ये वाला ई साइन थीटा का परिणाम कैंसिल कर देगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन थीटा तो कट गया, तो बचा क्या, इसी दिशा में कॉस थीटा और कॉस थीटा बचा, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हमको ई तो पता है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन अब हमको कॉस थीटा नहीं पता, ये हमारे लिए एक अननोन हो गया। तो अब हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखो इस त्रिभुज को लो, पी ओ ए को चाहे पी ओ बी को, जब आप इसमें cos थीटा लगाओगे उस त्रिभुज में, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना त्रिभुज पी ओ बी में cos थीटा बराबर, cos थीटा किसको किसको जोड़ता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार अभी कौन है हमारे पास, ओबी है, और ओबी मतलब एल है, और कर्ण कौन है, बीपी है, और उसका मान कितना आया था, देखो बीपी का मान हमारे पास कितना था, ये देखो बीपी का मान जो है हमारे पास करणी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, करणी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा के जगह हम लोग अभी ये वाला मान जो है रख देंगे, ठीक है। तो एल बटे में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाले मान को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो रख देते हैं उस मान को हम लोग, कौन सा मान था हमारे पास, हाँ यहाँ पे। तो देखो सबके मानों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो 2 के जगह 2, और ई का मान हमारे पास कितना है, देखो 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर परिणाम की बात करें तो सब तो बराबर है आपस में, तो क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान अभी अभी हमारे पास क्या आया है, एल बटे में करणी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहां भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, लेकिन एक फर्क है, क्या, इसकी पावर 1 है जबकि इसकी पावर करणी है, करणी मतलब हाफ है। अब ऊपर वाले को देखो पुराने जन्म का रिश्ता फिर से मिल गया, 2QL, 2QL को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और P, तो उन तीनों का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, P, तो वो पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा, ठीक है। अब बचा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया, इसकी घात 1 है, इसकी घात आधा है, तो आपने पढ़ा होगा घातांक के नियम से, जब दो चीजों का गुणा हो रहा है और दोनों के आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़कर कितनी हो जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब घात में 1 है, 1 और आधा को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3 बटे 2 ना बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमको मिल गया ई, यहाँ पर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इक्विटोरियल, निरक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ई और नीचे में लिख दिया ई और क्यू, इससे समझ में आ जाएगा इक्विटोरियल। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब जिस तरीके से हमने क्या किया था, विशेष स्थिति अक्षीय स्थिति के लिए लिया था, उसी तरीके से यहां भी हम लोग क्या करेंगे, विशेष स्थिति लेंगे। विशेष स्थिति भले ही नाम का लेते हैं, लेकिन यही फाइनल स्थिति होता है, हम लोग हमारा हमेशा कैलकुलेशन इसी से करते हैं, विशेष स्थिति वाले फॉर्मूले से ही करते हैं। वापिस से वो जो एल है वो अगर बहुत बहुत ज्यादा छोटा है किससे, आर से, मतलब एल की दूरी तो बहुत छोटी है और आर मान लो बहुत ज्यादा ऊपर है, तब हम लोग जोड़ और घटाव में उस छोटी चीजों को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस एल को घटा देंगे, मतलब घटाएंगे नहीं, हटा देंगे, क्योंकि जोड़ और घटाव में छोटी चीज को जोड़ने या छोटी चीज को घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा या भाग होने से हम लोग छोटी चीजों को नहीं हटा सकते, नहीं भाग में हटा सकते। तो ये हो जाएगा, देखो आर की पावर में 2 की पावर में 3/2। अब घातांक के नियम से इसके घात और इसके घात फिर से गुणा हो जाएंगे, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास ई इक्विटोरियल कितना आया, देखो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटे में आर की घात में, ये तो 3 बचा हुआ है, तो आर की घात में 3, तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब अगर कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध होता है, एक्सियल और इक्विटोरियल में, एक्सियल एंड इक्विटोरियल में रिलेशन बताओ बोलता है। तो देखो एक्सियल का जो फॉर्मूला था, ई एक्सियल का ऊपर में हमने डिराइव किया था, ये कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में r की घात में 3। अब देखो इक्विटोरियल में भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर। तो इस दो को छोड़कर इस सब के जगह में क्या लिख सकता हूं, ई इक्विटोरियल लिख सकता हूं कि नहीं, मतलब निरक्षीय स्थिति लिख सकता हूं कि नहीं। तो ई एक्सियल जो होता है वो दोगुना होता है किसका, ई इक्विटोरियल का, मतलब अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। ये चीज आपको पक्का याद में रखना है कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा निरक्षीय का दुगुनी होता है। कई बार इसका अनुपात भी पूछ देता है, जैसे ई एक्सियल, ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय का अनुपात कितना होगा, तो 2 होगा। और अगर आपको उल्टा पूछ दिया कि ई निरक्षीय बटे में ई अक्षीय कितना होगा, तो उस समय ये नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा, तो उस समय 1/2 हो जाएगा। तो इस संबंध को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप ई एक्सियल बटे में ई इक्विटोरियल निकालना चाहोगे तो उस समय अनुपात आएगा 2:1, लेकिन जब आप इसका उल्टा निकालोगे ई इक्विटोरियल बटे में ई एक्सियल, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जैसे कई बार एग्जाम में वाइवा में पूछ देता है कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में से किसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ ज्यादा तेजी से घटेगी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो एक बिंदु आवेश के कारण जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी तो वो कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पूरा का पूरा नियतांक है, आवेश का मान भी नियतांक होता है, मतलब ई बिंदु आवेश के कारण जो होता है वो निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 में आर स्क्वायर के। सो पॉइंट के कारण, ई पॉइंट के कारण जो होता है वो 1/r स्क्वायर पर निर्भर करता है। जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखो चाहे वो अक्षीय हो चाहे वो निरक्षीय हो, ई जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, किसी वैद्युत द्विध्रुव का पी भी कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी शक्तिशाली जो होगी फिक्स होगी, समय के साथ तो बदलेगा नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 1/r³ पर निर्भर करता है। अब दोनों को तुलना करो, ये आर स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है बिंदु आवेश के कारण वाला, और ये r³ पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी किसका विद्युत क्षेत्र जल्दी कमजोर होता जाएगा, तो आंसर है जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, डायपोल होगा, डायपोल वाला का विद्युत क्षेत्र जो है जल्दी घटते जाएगा। जैसे अगर आपने इस r को अगर 2r कर दिया, मान लो इस r को आपने 2r कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4r का स्क्वायर। मतलब जब दूरी को आप दोगुना कर दोगे बिंदु आवेश के केस में, उसकी स्थिति में, तो विद्युत क्षेत्र 1/4 गुना कम हो जाएगा। जबकि आप वैद्युत द्विध्रुव के केस में जब दूरी को दोगुना कर दोगे, मतलब p की जो भी दूरी थी उसको आप जब दोगुना कर दोगे, तो यहाँ पर 2r की घात में आपको क्या लगानी है 3 लगानी है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 r की घात में 2। तो जब हम लोग बिंदु आवेश के स्थिति में भी जब दूरी को डबल कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र 1/4 गुना कम हो जाती है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव के केस में जब हम लोग दूरी को डबल करते हैं तो वो 1/8 हो जाता है। तो कौन जल्दी घट रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव वाला जल्दी घट रहा है, जबकि बिंदु आवेश वाला इसकी तुलना में कम घट रहा है। तो आपको यह भी याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर होती है, तुलना किसके करने से, विद्युत क्षेत्र जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तुलना करने से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज लिख के बता दे रहा हूं, E ड्यू टू डायपोल, डी मतलब डायपोल, ये घटता है, ये कम होता है किससे, E ड्यू टू बिंदु आवेश, बिंदु मतलब पॉइंट। तो इस चीज को आप याद रखना,
जो हमारा डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो कमजोर होता है, किसके कारण? विद्युत के तुलना में जब आप दूरी को बढ़ाते जाते हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे आप पहले वीडियोस को देखा करते थे पढ़ाई करने के उद्देश्य से, उसी उद्देश्य से अभी भी आपने जुनून को बनाए रखिए और पढ़ाई करिए। आप अपना फायदा देखिए, सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो इसका फायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। स्कूल में पता है आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा जाएगा अच्छी बात है, लेकिन अभी जो आपको ये मिल रहा है इस समय का फायदा उठाने के लिए आप इसका फायदा जरूर उठाइए। अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी इन वीडियोस को क्या करें, देखें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ समस्या होगी तो आप मेरे से बता सकते हो कि सर यहाँ पर ये हमको समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम हो गई करके, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई दूसरी समस्या है तो आप भी बता सकते हो, ठीक है, कि इसमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।